17 अक्टूबर सन 2010 एक ऐसी शादीशुदा महिला जिसकी हत्या करके उसे 72 टुकड़ों में काट दिया जाता है और उसके बाद उसे डीप फ्रीज में रख दिया जाता है। आखिर क्यों क्यों उस महिला को मारकर काट दिया गया था और वो भी 72 टुकड़ों में। नमस्कार, आदाब, मैं हिना खान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी महिला की कहानी जो शादीशुदा थी और उसके अपने 2 बच्चे भी थे। उसे मारकर 72 टुकड़ों में काटकर डीप फ्रीज में रख दिया जाता है। दोस्तों, ये घटना है देहरादून की। देहरादून से ही इस कहानी की शुरुआत होती है। देहरादून में राजेश नाम का एक लड़का रहता है और वो अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून से ही करता है। उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आता है और वहाँ से सॉफ्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात अनुपमा गुलाटी से होती है। अनुपमा गुलाटी दिल्ली की ही रहने वाली होती है। अनुपमा और राजेश पहले एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उसके बाद उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। प्यार इस हद तक पहुंच जाता है कि दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो अपनी फैमिली को अपने इस रिलेशन के बारे में बताते हैं। फैमिली भी शादी के लिए राजी हो जाती है और खुशी खुशी सन 1999 में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद राजेश की एक अच्छी खासी कंपनी में नौकरी लग जाती है अमेरिका में, और वो अमेरिका अनुपमा को लेकर चला जाता है, वहीं शिफ्ट हो जाता है। कंपनी काफ़ी अच्छे पैसे दे रही थी राजेश को, इसलिए वो उन पैसों से अपना एक फ्लैट ले लेता है अमेरिका में ही, और काफ़ी अच्छा गुजारा दोनों का हो रहा होता है। लेकिन इसी बीच दोनों में उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ इस तरीके के तनाव आ जाते हैं कि उनकी आपस में कम बनने लगती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। अनुपमा राजेश से बात बात पे लड़ती झगड़ती है, राजेश अनुपमा से लड़ता झगड़ता है। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर दोनों की जिंदगी आगे कैसे चलेगी। उसी दौरान राजेश का एक अमेरिका वाला दोस्त अनुपमा का फ्रेंड बन जाता है, और जब अनुपमा का फ्रेंड बन जाता है तो अनुपमा राजेश के फ्रेंड से, उसके दोस्त से बातें करने लगती है। इस बारे में राजेश को कुछ समय बाद पता चलता है, तो राजेश अनुपमा से बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे फ्रेंड से बात करती हो, ये बातें करना प्लीज बंद कर दो। अनुपमा कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत मत समझो। इस बात को लेकर राजेश और अनुपमा में काफी बहस होती है। खैर, कोई बात नहीं, जिंदगी यूं ही चलती रहती है। इस लड़ाई झगड़े के बाद अनुपमा और राजेश एक दिन अपनी फैमिली बढ़ाने का प्लान सोचते हैं, और वो सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली बढ़ाते हैं। सन 2006 में अनुपमा 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, एक बेटा और एक बेटी। उसके बाद अनुपमा की जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां आ जाती हैं और वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। अमेरिका में राजेश की नौकरी किसी कारण खतरे में आ जाती है और राजेश अपने सेविंग अकाउंट से कुछ समय तक खर्चा चलाता है, लेकिन धीरे धीरे सेविंग अकाउंट भी खत्म होने लगता है, खर्चा काफ़ी उसमें आ जाता है। राजेश अपनी नौकरी को काफ़ी समय तक बचा कर रखता है, लेकिन नौकरी उसके हाथ से फिर भी चली जाती है और राजेश का गुजारा अमेरिका में होना दूभर हो जाता है। आखिरकार उसे अमेरिका को छोड़कर देहरादून वापस लौटना पड़ता है। वो अपने 2 बच्चों को लेकर देहरादून गोविंदगढ़ नामक एक जगह पर किराए का एक फ्लैट लेकर रहने लगता है। लेकिन उसके बाद भी अनुपमा और राजेश की लड़ाई चलती रहती है। लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि अनुपमा राजेश को छोड़कर अपने घर चली जाती है और वहां जाकर कोर्ट में दावा ठोक देती है। मामला इस हद तक पहुंच जाता है कि कोर्ट अनुपमा के कहने पर राजेश को ये कहती है कि तुम अनुपमा को हर महीने 20,000 रुपये दोगे। राजेश इस बात को मंजूर कर लेता है और कहता है ठीक है, मैं हर महीने अनुपमा को 20,000 रुपये दूंगा जब मेरी नौकरी लग जाएगी। काफी जद्दोजहद के बाद, काफी कड़ी मेहनत के बाद राजेश की एक दिन नौकरी भी लग जाती है और राजेश कोलकाता चला जाता है। कोलकाता में सॉफ्ट इंजीनियरिंग कंपनी में वो काम करने लगता है और फिर उसके बाद कभी कभी घर लौटता है। अनुपमा की राजेश से ईमेल आईडी पर बात होती रहती है,
कभी कभी राजेश आता था मिलने के लिए और ज्यादातर समय कोलकाता में ही बिताता था। फिर एक दिन अचानक 15 अक्टूबर को अनुपमा का फोन बंद हो जाता है। फिर कुछ समय बाद अनुपमा की अपने दोस्त, रिश्तेदारों से, फैमिली वालों से ईमेल आईडी पर बात होती रहती है। वो फोन पर बात ही नहीं कर पाती, ज्यादातर ईमेल आईडी पर ही बात करती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अनुपमा ठीक है नहीं है, उससे फोन पर बात ही नहीं हो पाती है। ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाता है, बात हो जाती है, पता ही नहीं लग रहा है कि आखिर अनुपमा कैसी है। अनुपमा की आवाज सुनने के लिए फैमिली वाले तरस रहे थे, लेकिन अनुपमा बोलती ही नहीं थी, बात ही नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन 15 अक्टूबर को अचानक से अनुपमा का फोन बंद हो जाता है, और जब अनुपमा का फोन बंद हो जाता है तो फैमिली वालों को और ज्यादा चिंता हो जाती है। वो सोचते हैं आखिर अनुपमा का फोन भी बंद हो गया, क्यों? फिर अनुपमा की फैमिली अनुपमा के भाई सुजल को देहरादून भेजती है, और जब सुजल देहरादून आता है, राजेश से मिलता है, तो कहता है कि मेरी बहन को बुला। राजेश सुजल को देख के आग बबूला हो जाता है, कहता है तुम्हारी बहन कुछ दिन के लिए अपनी फ्रेंड के यहाँ शादी में गई हुई है, वो अभी घर पर नहीं है और तुम जाओ यहाँ से। सुजल कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मुझे बताओ कि मेरी बहन कौन सी फ्रेंड के यहाँ गई है। वो इस तरह से कभी किसी के पास नहीं जाती, और ना ही उसकी इस तरह की कोई फ्रेंड है, हमें तो कभी नहीं बताया। और अनुपमा का फोन भी बंद आ रहा है कितने समय तक। राजेश से काफी बहस होती है, लेकिन राजेश सुजल की एक बात नहीं सुनता। आखिरकार वो उसे धिक्कारता रहता है और कहता है चले जाओ यहाँ से। सुजल को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरी बहन ठीक नहीं है। सुजल देहरादून के पास के थाने में जाता है और पुलिस वालों को राजेश की बात बताता है और अपनी बहन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है। पुलिस सुजल की सारी बात लिखकर सुनकर मामला दर्ज कर लेती है और राजेश के घर आती है सुजल को लेकर। सुजल से सारी बात सुनने के बाद राजेश से पूछताछ करती है। पुलिस वाले राजेश से बोलते हैं कि अनुपमा कहाँ है। राजेश पुलिस को भी वही जवाब देता है कि अनुपमा अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हुई है शादी में, लेकिन उसके आगे राजेश के पास कोई जवाब ही नहीं होता कि वो कौन सी फ्रेंड के यहाँ गई है, किस जगह गई है। राजेश घबरा जाता है कि आखिरकार वो पुलिस को क्या जवाब दे। पुलिस घर की छानबीन करने लगती है, इधर उधर देखने लगती है, लेकिन अनुपमा का वहां कोई पता नहीं होता। फिर अचानक से घर की अंदरी मतलब पिछले हिस्से की तरफ पुलिस की नजर जाती है और वहां पर कुछ अजीब सा नजारा देखने को मिलता है। पुलिस अंदर रूम में चली जाती है, वहां जाकर देखती है तो एक बड़ा सा डीप फ्रीज पुलिस को दिखाई देता है, जबकि इस तरह के डीप फ्रीज दुकान में या और ज्यादा बड़े दुकान में, मॉल में, होटल में होते हैं। पुलिस देखकर कहती है कि डीप फ्रीज का एक ऐसे अकेले घर में क्या काम। लेकिन वो राजेश से कोई जवाब मतलब कोई सवाल नहीं करती, कोई जवाब नहीं देती। पुलिस जैसे ही डीप फ्रिज के नजदीक जाती है, डीप फ्रिज खोलती है तो उसमें कुछ पॉलिथीन के बैग होते हैं बंधे हुए। पुलिस उसे छूकर देखती है तो उसमें कुछ, पुलिस को ऐसा लगता है जैसे मांस के टुकड़े हैं और उसके बैग में महसूस होते हैं, पॉलिथीन बैग में। जब पुलिस पॉलिथीन बैग को थोड़ा सा हिला जुला कर देखती है तो वहां एक इंसानी खोपड़ी भी पाई जाती है। इंसानी खोपड़ी देखकर पुलिस धक रह जाती है, और जब सुजल उस खोपड़ी को देखता है तो चीख पड़ता है, अनुपमा, ये तो मेरी बहन है। उसके बाद क्या होता है? राजेश की सारी करतूत सामने आ जाती है। पुलिस राजेश को अरेस्ट कर लेती है और अनुपमा की गुम होने की, उसकी हत्या की, उसके तरह टुकड़े किए जाने की सारी वजह राजेश से पूछती है। कड़ी पूछताछ के बाद राजेश पुलिस को बताता है कि उसकी और अनुपमा की शादी के कुछ समय बाद से ही अनबन होने लगी। लड़ाई झगड़े इतने मतलब बढ़ गए थे कि बात बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत कोशिश की उसने कि आखिर अनुपमा से उसका रिश्ता बरकरार रहे, उसकी शादी बरकरार रहे, लेकिन लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि वह दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। एक दिन अचानक राजेश घर आता है और घर आकर
अनुपमा से बातचीत करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उससे एक सवाल करती है। वो कहती है कि मुझे पता चला है कि कोलकाता में तुमने किसी लड़की से शादी कर ली। राजेश ये सुनकर घबरा जाता है। राजेश कहता है कि नहीं, मैंने किसी से शादी नहीं की है, तुम्हें कहीं से भी जो भी ये बात पता चली है झूठ पता चली। अनुपमा इस बात पर बहस करती है। अनुपमा कहती है नहीं, मेरे पास सबूत है, पक्का सबूत है कि तुमने शादी की। लेकिन राजेश इस बात को अनुपमा से छुपाता है, जबकि ये बात बिल्कुल सच थी। राजेश ने सच में ही किसी और लड़की से कोलकाता में शादी कर ली थी, और वो भी चुपचाप। राजेश कोलकाता में एक दूसरी औरत के साथ रह रहा था, और राजेश को जब कोर्ट ने 20,000 रुपए की बात बोली थी कि हर महीने 20,000 रुपए तुम्हें अनुपमा को देने पड़ेंगे, और राजेश ने हाँ कर ली थी इस बात की, और फिर उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, तो राजेश को दोनों तरफ खर्चा देना इतना भारी हो गया था कि वो अनुपमा को खर्चा नहीं दे रहा था, बल्कि अपनी दूसरी पत्नी को खर्चा दे रहा था। इस बात पर अनुपमा हमेशा राजेश से लड़ती रहती थी कि तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उसके बाद भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। लेकिन राजेश उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुन रहा था, बिल्कुल नहीं समझ रहा था। जब कहानी इतनी बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं, और राजेश कोलकाता से एक दिन देहरादून वापस लौटता है, तो अनुपमा उससे ये पूछ बैठती है कि मुझे इस तरह पता चला है कि तुमने दूसरी शादी कर ली है, और इसी कारण तुम मुझे खर्चा नहीं दे रहे। दोनों में इस कदर बहस होती है, इस कदर बहस होती है कि राजेश गुस्से में अनुपमा को धक्का दे देता है। जैसे ही वो अनुपमा को धक्का देता है, तो बैठ के किसी कोने से अनुपमा का सिर टकराता है, और सिर इतनी जोर से लगता है कि धड़ाम से अनुपमा नीचे गिर जाती है फर्श पर, और उसके सिर से खून बहने लगता है। खून जब बहने लगता है, तब भी राजेश खून को देखकर घबराता नहीं है, क्योंकि वो इतना गुस्से में होता है कि उसे लग रहा होता है कि अभी भी ये जिंदा है, इसकी सांस चल रही है, तो मैं इसे बिल्कुल खत्म कर दूं। तो उसके बाद राजेश तकिया उठाता है और उसके मुंह पर लगाकर उसका पूरा दम घोट देता है। वैसे तो अनुपमा गिरते ही मर चुकी थी, उसका खून बह रहा था, लेकिन राजेश ने जो सांसें बची थी वो भी तकिया रखकर छीन ली थी। उसके बाद राजेश घर की साफ सफाई कर देता है। बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं जिस टाइम अनुपमा और राजेश की लड़ाई हुई होती है। बच्चों के आने से पहले ही राजेश अनुपमा की लाश को किसी ऐसी जगह संभाल के रख देता है कि बच्चों को पता ही ना चले कि आखिर अनुपमा कहाँ गई। लेकिन जब बच्चे स्कूल से लौटते हैं और राजेश से पूछते हैं कि पापा मम्मा कहाँ हैं, तो राजेश कहता है कि अचानक से नानी की तबीयत खराब हो गई है और मम्मा दिल्ली गई। बच्चों को यकीन आ जाता है, कोई बात नहीं। राजेश फिर फुर्सत में मार्केट जाता है, वहां से एक इलेक्ट्रिक कटर लेकर आता है, कुछ पॉलिथीन बैग्स लेकर आता है, कुछ होम क्लीनर लेकर आता है, जिससे वो घर की अच्छे से सफाई करता है। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं अगले दिन, उसके बाद वो अनुपमा के शरीर के 72 टुकड़े कर देता है एक इलेक्ट्रिक कटर से, और काट कर उन्हें पॉलिथीन बैग्स में अलग अलग भर देता है। उसके बाद वो एक बड़ा डीप फ्रिज भी लेकर आता है और उसमें उन टुकड़ों को पॉलिथीन बैग्स में जमा करके सेव करके रख देता है, और वो उस डीप फ्रिज को घर के पिछले हिस्से की तरफ रख देता है, ताकि उस डीप फ्रिज का किसी को पता ही ना चले कि आखिर उस डीप फ्रिज में है क्या, और वो इतना बड़ा डीप फ्रिज घर में लाया क्यों गया। राजेश उस दौरान कोलकाता से देहरादून में लगातार 2 महीने से रह रहा था, ताकि किसी को इस बात का पता ही ना चले कि अनुपमा को आखिर उसने क्यों मारा है, किस लिए मारा, आखिर अनुपमा गई तो गई कहाँ गई। और उसने बड़ी चालाकी से अनुपमा की ईमेल आईडी भी पता कर ली थी, इसीलिए वो पिछले 2 महीने से अनुपमा के थ्रू, मतलब अनुपमा के उसमें चुपचाप उसकी आईडी पर खुद बात कर रहा होता है, जबकि अनुपमा तो मर चुकी होती है। लेकिन जब वो थक जाता है बात करते करते, तो अचानक उसके दिमाग में प्लान आता है कि क्यों ना मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर दूं और कह दूंगा कि पता नहीं अनुपमा कहाँ चली गई घर छोड़कर लड़ाई झगड़ा करके, और घर वालों को यकीन आ जाएगा, क्योंकि हमेशा अनुपमा और राजेश की लड़ाई होती रहती थी। ऐसा कुछ राजेश ने सोचा था, इसीलिए उसने अनुपमा के इतने टुकड़े कर दिए थे, और उन टुकड़ों को वो रोजाना उन पॉलिथीन बैग्स को लेकर देहरादून के मसूरी इलाके के जो
नाले थे, नदियां थी, उनके अंदर धीरे धीरे करके उन बैग्स को फेंक रहा था, उनके जंगलों में फेंक रहा था। जहां भी उसे मौका लग जाता था वहीं पर वो उन बैग्स को फेंक देता था। उसका रोजाना का ये काम बन गया था। डीप फ्रिज में कुछ ही बैग्स बाकी बचे थे जो पुलिस के हाथ लग जाते। पुलिस राजेश से पूछती है कि बाकी के बैग्स उसने कहाँ और कैसे फेंके, तो फिर वो सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने रोजाना इस तरह से ये बैग्स फला फला इलाके में फेंके। इसके बाद पुलिस राजेश को जेल भेज देती है। काफी समय तक इस केस पर कार्रवाई चलती रहती है और फिर 7 मार्च सन 2011 को कोर्ट बच्चों की कस्टडी बच्चों के मामा सुजल को दे देती है। इस बात पर राजेश के परिवार वाले काफी ऑब्जेक्शन उठाते हैं, लेकिन कोर्ट उनकी एक भी नहीं सुनती। पुलिस कड़ी मेहनत के बाद राजेश को अपनी पत्नी को मारने, उसकी हत्या करने, उसको 72 टुकड़ों में काटने और सबूतों को मिटाने के लिए उस पर इतनी धाराएं लगाती है कि उसे उम्र कैद की सजा सुना देती है। सन 2017 1 सितंबर को राजेश को उम्र कैद हो जाती है और कोर्ट राजेश के ऊपर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी रखती है, जिसमें से कोर्ट कहती है कि 70,000 रुपए तो हर महीने राजकीय कोष में जाएंगे और बाकी जो पैसा बचेगा वो बच्चों के बालिग होने तक जमा होता रहेगा। दोस्तों, जैसा राजेश ने अपनी पत्नी के साथ किया, ऐसा कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी फैमिली के साथ ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपकी पत्नी के साथ आपकी नहीं बन रही है तो आप ऐसा कोई मर्डर मिस्ट्री खेल ना खेलें जिससे आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को आपसे दूर रहना पड़े और सारी जिंदगी जेल में बितानी पड़े। तब तक आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल क्राइम इंडिया। मैं आपके लिए लेकर आऊंगी फिर से एक ऐसी ही कहानी, दिल दहलाने वाली। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।